नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो चुका है और इस बार 2 छात्रा और एक छात्र टॉपर बने हैं। समस्तीपुर की साक्षी जिन्होंने टॉप किया है, पश्चिमी चंपारण के गहेरी की अंशु कुमारी जिन्होंने टॉप किया, भोजपुर के रंजन कुमार भी टॉप हुए हैं। तीनों को 97.8% मार्क्स मिले हैं। टॉप 10 की बात की जाए तो कुल 123 छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है और इसी के साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बीएसईबी ने जारी किया है रिजल्ट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीएसईबी की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया है और बीएसईबी ने पहली बार फास्टेस्ट रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पिछले 3 साल से 31 मार्च को रिजल्ट आता था, लेकिन इस बार 2 दिन पहले ही रिजल्ट जारी किया जा चुका है और इस बार मैट्रिक में कुल 82.11% छात्र पास हुए हैं, जो कि बेहतर रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। सरकार उनके साथ है। आगे भी जो कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है दिन प्रतिदिन। घोषित किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में कुल 15,58,077 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें कुल 12,79,294 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.11% है। इसमें प्रथम श्रेणी में 4,17,845, द्वितीय श्रेणी में 4,84,012 और तृतीय श्रेणी में 3,07,792 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं बिहार बोर्ड ने पहली बार सबसे फास्टेस्ट मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है और देश भर के शिक्षा बोर्ड के लिए नजीर पेश कर दी है। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने कहा कि इस बार कुल 82.11% स्टूडेंट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिसमें टॉप 10 की सूची में कुल 123 विद्यार्थियों ने अपनी जगह बनाई है। बिहार टॉपर्स में संयुक्त रूप से साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी और रंजन कुमार शामिल हैं। सभी टॉपर्स को चेयरमैन ने बधाई दी और कहा कि जो असफल हुए हैं उनके लिए मई महीने में कंपार्टमेंट परीक्षा ली जाएगी और उसी महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 29 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट जारी करके अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर हैं, जो 29 मार्च को रिजल्ट करके कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया, यह बिहार बोर्ड के अब तक के इतिहास में सबसे फास्ट रिजल्ट है और आज तक इतनी जल्दी कभी भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किया जा सका था। पिछले 3 वर्षों से 2022, 23 और 24 में 31 मार्च को ही परीक्षा फल जारी किया गया था और इस प्रकार आज न सिर्फ ये 7 वर्षों से पूरे देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड द्वारा इंटर और मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है, बल्कि मैट्रिक की परीक्षा में भी अब तक का यह फास्टेस्ट रिजल्ट है। कैसा रहा रिजल्ट? जी, रिजल्ट इस बार काफी बेहतर रहा है और यदि हम कुल संख्या की बात करें तो 15,58,077 विद्यार्थी इस बार पूरे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 12,79,294 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.11% है। इसमें कुल यदि हम टॉपर्स की बात करें तो टॉप 10 में 123 विद्यार्थी हैं, जिसमें कि 60 छात्राएं और 63 छात्र हैं और प्रथम स्थान पर 489 मार्क्स अर्थात 97.8% मार्क्स प्राप्त करके 3 विद्यार्थी संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे हैं, जिनमें 2 छात्राएं और 1 छात्र सम्मिलित हैं, जिसमें साक्षी कुमारी जेपीएन हाई स्कूल नरहन समस्तीपुर की छात्रा हैं, अंशु कुमारी भारतीय इंटर कॉलेज गहेरी की छात्रा हैं और रंजन वर्मा हाई स्कूल अज्ञाव बाजार भोजपुर के छात्र हैं। इन तीनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या लग रहा है ये टॉपर्स वेरिफिकेशन वाला सिस्टम आपने जो शुरू किया, ये कितना आपको एडवांटेज दे रहा है? काफी उसका अच्छा परिणाम और काफी उसका बेहतर लाभ दृष्टिगोचर हो रहा है
और ये सारी चीज़ें जो व्यवस्थाएं जो लागू की गई हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स भी बिहार बोर्ड द्वारा तैयार किए गए अपने स्तर से, बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर्स भी हम लोगों ने विकसित किया है। इन सबों का हाई IT इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल करते हुए, मल्टीपल कंप्यूटराइजेशंस का इस्तेमाल करते हुए बिहार बोर्ड द्वारा तीव्र गति से रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्रवाई की गई। जो बिहार का इतिहास रहा है 2016 तक कि इसी बिहार में बहुत गड़बड़ी हुई, टॉपर्स घोटाला हुआ, लेकिन ये बात अब बीते दिनों की हो गई है। वर्तमान और इतिहास में अब बहुत अंतर है और वर्तमान पर आज बिहार इठला रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, छात्र संघ चुनाव में भिड़ंत की खबर है। वोटिंग के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। साइंस कॉलेज में भिड़े 2 गुट, पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा। पुलिस के एक्शन के बाद शांति माहौल है और वोटिंग खत्म। अब थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जानकारी थी कि 4 बजे से वोटों की काउंटिंग होगी और देखिए यहां पर उससे पहले बताया जा रहा है कि झड़प की स्थिति बन गई थी। हालांकि इस वक्त वहां पर शांति बहाल है। छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। साइंस कॉलेज में 2 छात्रों का गुट भिड़ गया था। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और इन गुटों को खदेड़ा गया। इस वक्त वहां पर शांति बहाल है, वोटिंग खत्म हो चुकी है और 4 बजे से जानकारी थी कि वोटों की गिनती हो गई, यानी कि देर शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा। वोटिंग के दौरान छात्र वहां पर जब भिड़े तो पुलिस की टीम पहुंची। देखिए कॉलेज परिसर के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस के एक्शन के बाद वहां पर माहौल शांत है। अभी जो अपडेट है, लेकिन वोटिंग भी खत्म हो चुकी है, यानी कि इंतजार है रिजल्ट का। कभी भी किसी भी वक्त रिजल्ट सामने हो सकता है। सूचना मिली थी, लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो पूर्णतः पीसफुल वातावरण पाया। ऐसा कोई खास बात नहीं। यहाँ से जो जमा छात्र थे उन्हें हटाया गया, तो भीड़ को तो हटाना विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से ये तो अच्छी बात है। अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है वोट। अभी तक शांतिपूर्ण तरीका से हुआ है और आगे भी शांतिपूर्ण तरीका से होने की उम्मीद है। और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर अपडेट भी आपको दे दे। देखिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन शाम 5 बजे से अब जानकारी मिल रही है कि वोटों की गिनती शुरू होगी और इसके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक भी कर दिया गया है। किसी को भी उधर जाने की इजाजत नहीं है। कोई भी वाहन उस सड़क से नहीं गुजरेगा और इसके साथ कॉलेज के अंदर और बाहर पुलिस जवानों की तैनाती भी है। कड़ी सुरक्षा के बीच शाम 5 बजे से आज मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आज वोटिंग के बाद मतों की गिनती पटना के आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में की जाएगी। इसके मद्देनजर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आप देख सकते हैं आर्ट कॉलेज के पास जितने भी रास्ते आते हैं सबको फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। वाहनों का आना जाना फिलहाल यहाँ बंद कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं जो पटना म्यूजियम है वहाँ से जो सड़क आती है उसे भी बंद कर दिया गया है। जो मेन रोड इनकम टैक्स की तरफ से जो सड़क आती है उसे भी बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं जो पुलिस लाइन कॉलोनी की तरफ से जो सड़क आती है इसे भी बंद कर दिया गया है। यानी पूरी तरीके से यहाँ सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस जवानों की तैनाती भी आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के अंदर और बाहर कर दी गई है। शाम 5 बजे से मतों की गिनती शुरू की जाएगी। यहाँ गेट पर भी यहाँ देख सकते हैं जो मेटल डिटेक्टर गेट है वो लगाया गया है। यानी कड़ी सुरक्षा के बीच होकर ही यहाँ पर लोग आएंगे और जाएंगे। शाम में यहाँ मतों की गिनती होगी और उसके मद्देनजर जो सुरक्षा है वो सख्त की गई है। यानी कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई हंगामे की तस्वीर ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सख्त सुरक्षा के बीच आज मतों की गिनती होगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा कि आखिर पटना यूनिवर्सिटी में किसने बाजी मारी है, किसे छात्रों का समर्थन मिला है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको दिल्ली से बड़ी खबर दे दे। लालू प्रसाद पर बरसे जेपी नड्डा। लालू राज में अपराध पर उन्होंने निशाना साधा। लालू राज में डूबता बिहार देखा गया। नीतीश के शासनकाल की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि नीतीश के शासनकाल में विकास हुआ। दिल्ली में आयोजित था पूर्वांचल मोर्चा का कार्यक्रम जिसमें जेपी नड्डा पहुंचे थे। बिहार दिवस का कार्यक्रम था जिसमें जेपी नड्डा ने लालू प्रसाद पर हमला किया, उनके राज को लेकर कई सारी बातें की और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के राज में कुछ भी अच्छा नहीं था, अपहरण उद्योग चलता था।
लालू परिवार पर जेपी नड्डा ने हमला किया। और आपको बताएं कि बिहार दिवस के मौके को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया था दिल्ली में, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे थे और उन्होंने हमला किया। सुनते हैं। बढ़ते हुए बिहार को लालू राज ने डूबता हुआ बिहार भी देखा, और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। आप बताइए, एक समय ऐसा आया कि नहीं आया कि 5 बजे के बाद पटना शहर घूमना मुश्किल था? मैं सच बोल रहा हूं? पत्रकार भाइयों को बता दो, जो मैं बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। एग्जीबिशन रोड, हमारा एयरपोर्ट रोड, ये जो कभी चहलकदमी के इलाके हुआ करते थे, मैंने वो दिन भी पटना में देखा है जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के लिए फणेश्वर नाथ रेणु ने अपना पद्मश्री छोड़ दिया था और उस आंदोलन में जुड़े। मैंने वो समय भी देखा है जब कॉफी बोर्ड में ऐसे महारथियों के साथ चाय पीने का अवसर भी मिलता, और मैंने वो समय भी देखा है जब किसी शोरूम से गाड़ी को निकाल करके किसी की शादी में बारात में शामिल होने का भी अनुभव। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नड्डा ने कहा कि लालू के दौरान में बिहार में अपहरण उद्योग बढ़ा। नड्डा के इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया, तो जेडीयू और बीजेपी ने बयान को सही बताया है। जेपी नड्डा जी 2005 से 2025 के दौरान 60,000 के करीब हत्याएं हुई, 42,000 के करीब बलात्कार की घटनाएं हुई। बिहार में हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार और व्यभिचार की घटनाएं हो रही हैं। फिर भी अगर आपको बिहार में बेहतर शासन दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपका दृष्टि दोष है। नीतीश के राज में झूठ का उद्योग खुला है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल झूठ का उद्योग है। बिहार में पलायन का उद्योग है, बिहार में भ्रष्टाचार का उद्योग है, बिहार में एक चुनाव में 3-3 मुख्यमंत्री बनने का उद्योग है। माननीय जेपी नड्डा साहब ने ठीक ही कहा है। 2005 के पहले बिहार से डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति सब बिहार से पलायन कर रहे थे। बिहार अपहरण, हत्या, लूट के लिए जाना जाता था। आदरणीय नीतीश कुमार जब बिहार में आए तो बिहार की तस्वीर बदल दी। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि लालू राज में क्या क्या हुआ। 15 वर्षों तक राज्य में अपराधियों का राज था, अपहरण उद्योग स्थापित हुआ और क्रिमिनलों का बोलबाला था। उस दौर को याद कर युवतियां आज भी सिर उठती हैं। उस दौर का भयावह मंजर को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार जी के राज में अमन चैन बहाल है, कानून का राज है। इधर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी को माफ नहीं करेंगे। आप बीजेपी को हमारे शरीयत पर हमला करने की इजाजत दे रहे हैं। अगर ये चारों कहते हैं कि वक्फ विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए तो इसे नहीं लाया जाना चाहिए, लेकिन आप चारों बीजेपी को हमारी मस्जिदों, हमारे वक्फ को खत्म करने की इजाजत दे रहे हैं। Mr. Narendra Modi is a Prime Minister because he is relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these 4 parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them. वहीं ओवैसी के बयान पर एलजेपी रामविलास पासवान के प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने ओवैसी के आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। साथ ही ये भी कहा कि उनकी पार्टी सभी के हित की बात करती है। सुनते हैं। मैं आपसे पूछता हूं ओवैसी जी कि 1995 के बाद जो वक्फ एक्ट था उसके बाद कितनी प्रॉपर्टीज जो हैं 9.5 लाख एकड़ में से रजिस्टर्ड हैं,
कैसे वक्फ के नाम पर भूमाफिया गरीब मुसलमानों की संपत्ति को उनका अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे, कैसे वक्फ में भारत की जो महिला मुसलमान हैं उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, और किस प्रकार से कुछ एक चंद लोग सैकड़ों एकड़ की भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं। क्या इस पर खुला विचार विमर्श नहीं होना चाहिए ओवैसी जी? और रही बात हमारी, वहीं चारा घोटाला के दोषियों से बिहार सरकार घोटाले की रकम वसूलेगी और इसके लिए दोषियों की संपत्ति को सरकार जब्त भी करेगी। सरकार के इस फैसले का राज्यसभा सांसद संजय झा ने स्वागत किया है। क्या रिएक्शन उनका है, आपको सुनाते हैं। ये जनता का पैसा था, सीधा खजाना से पैसा निकाल लिया गया। इतना बड़ा इतिहास है और पूरा डॉक्यूमेंटेड है। कोर्ट का जजमेंट इसमें आया है, सजा मिला है बहुत लोगों को। इसमें तो सीधा खजाना जो बजट है, बजट का ही पैसा निकाल लिया गया। तो स्वाभाविक है कि रिकवरी होगा। और जो जानकारी मिली है कि लोग कोर्ट गए, जो लोग भी इसमें थे, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। वो पैसा तो जनता को मिलना ही चाहिए। दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बिहार में भी जमकर इसको लेकर सियासत हो रही है। पूर्णिया में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी ऐसे कानून के खिलाफ है जो समाज के एक बड़े वर्ग को तोड़ने का काम करती है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी इस कानून को पास कराना चाहती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को होगा। वोट के मुद्दे पर जन सुराज ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम लोग ऐसे किसी भी कानून के खिलाफ हैं जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को उसमें सहभागी नहीं पाता है, या उससे असहमत है, या उससे डरा हुआ फील करता है। बात इसकी नहीं है कि वक्फ बोर्ड का कानून सही है या गलत। गलत है कुछ लोगों की नजर में, कुछ लोगों की नजर में सही भी हो सकता है, हम लोग की नजर में गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप उसको बना कैसे रहे। वक्फ बोर्ड का अगर कानून बनता है तो इसके लिए बनाने वाले भाजपाई तो दोषी हैं ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के आगमन से पहले ही सियासी तपिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए खेमे में जहां शाह के दौरे से लगातार बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं विपक्षी खेमे में खलबली दिखाई दे रही है। इस 2 दिन के दौरे में अमित शाह एक अड़े मार्ग में सीएम आवास में नीतीश कुमार से मिलेंगे। चुनाव से पहले इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। शाह के दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे पटना को जैसे अमित शाह के पोस्टर से पाट दिया है, और जहां भी आप देखेंगे पटना में इस वक्त अमित शाह के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की गोपालगंज में कल होने वाली जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बिहार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर लोगों को निमंत्रण बांट रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस जनसभा में शामिल हो सके। गोपालगंज विधानसभा के चनावे गांव पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये यज्ञ है और इसे सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों को जनसभा में पहुंचने के लिए निमंत्रण बांट रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल गोपालगंज में जनसभा के लिए आ रहे हैं और जनसभा से पहले इस वक्त बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता निमंत्रण पत्र बांटने के लिए गांव की ओर निकल पड़े हैं। यहां पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी हैं और एमएलसी राजीव कुमार और जिलाध्यक्ष भी हैं, और इस वक्त गोपालगंज के सदर विधानसभा के चनावे गाँव में निमंत्रण पत्र का वितरण किया जा रहा है। हम मंत्री जी से बात करेंगे। सर, कल जनसभा है तो निमंत्रण पत्र भी लोगों को बांटा जा रहा है। कल एक प्रकार से यज्ञ है गोपालगंज में एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, और यज्ञ को सफल करने के लिए लोगों को आमंत्रण करने का हम लोगों का संस्कार रहा है। तो हम लोग गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता इस निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि कल इस एनडीए बीजेपी के यज्ञ में सब शामिल हो और अमित शाह जी के भाषण को सुने। कितने की संख्या में लगभग लोग पहुंच सकते हैं? लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंचेंगे और पूरे जिले में माहौल बन गया है। हर गांव से, हर बूथ से 100 कार्यकर्ता का हम लोग लक्ष्य रखे हैं। लोग आ रहा है। जिले भर में निमंत्रण बांटा जा रहा है। निमंत्रण बांटा जा रहा है। सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, माननीय हैं और
जो प्रदेश के भी नेता हुए बाटे। तो ये बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता थे मंगल पांडे, जो इस वक्त गोपालगंज के चनावे गांव में लोगों के बीच अमित शाह की जनसभा को लेकर निमंत्रण पत्र का वितरण कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि अमित शाह की जो जनसभा होगी वो ऐतिहासिक होगी और लाखों की संख्या में लोग जनसभा को सुनने के लिए पहुंचेंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वहीं देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग को लेकर बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस ने आज पटना में राजभवन घेराव मार्च किया। पार्टी के झंडे बैनर के साथ महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता जब राजभवन की तरफ बढ़ने लगे तब पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें रोक दिया। काफी देर तक पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक होती रही। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार महिला कांग्रेस ने आज राजभवन घेराव मार्च का आयोजन किया है। देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग रही है और देखिए बिहार महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राजभवन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पुलिस यहां पर पहुंची है मौके पर और पुलिस ने फिलहाल मार्च को रोक दिया है। चूंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह का धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है और फिलहाल देखिए जो महिला अधिकारी हैं वो रोक रही हैं। यहाँ पर महिला कर्मियों की संख्या जो है पुलिस कर्मियों की वो नज़र नहीं आ रही है, इसलिए जो पुलिसकर्मी हैं वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल देखिए। लेकिन महिलाएं जो हैं वो लगातार जो बिहार महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रही हैं और फिलहाल पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब महिलाएं यहाँ पर बैठ गई हैं, विरोध में सड़क पर ही बैठ गई हैं, चूँकि प्रतिबंधित क्षेत्र है। ऐसे में अब देखिए सचिवालय डीएसपी जो है वो पहुंच गए हैं और समझाने बुझाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। समझाने की कोशिश है सचिवालय डीएसपी की तरफ से कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं। अब फिलहाल जो आरक्षण की मांग है उसको लेकर बिहार महिला कांग्रेस की जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनका विरोध लगातार जारी है। राजभवन की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो डिमांड है वो राजभवन तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अब पुलिस जो है उसने इस मार्च को रोक दिया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।